नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग बात कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, यानी हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को पढ़ रहे थे। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कंपनियों के एकीकरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। इसमें हम लोग समझेंगे कि कंपनी के जो अमलगमेशन होते हैं उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। लेखा प्रमाप 14 के अनुसार कंपनियों के एकीकरण के दो प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। यानी जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है उसके अनुसार जब कभी भी कंपनी का अमलगमेशन होता है तो अमलगमेशन को दो तरीकों से किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। कंट्री में जो भी अकाउंटिंग के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके लिए। तो आगे कहा गया है कि जो भी लेखा प्रमाप 14 है उसमें जो दो प्रकार के तरीके हैं, दो प्रकार हैं एकीकरण के, वो इस प्रकार से हैं। पहला है विलय के स्वभाव का एकीकरण, यानी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। जब कभी भी कोई भी अमलगमेशन क्या होगा, मर्जर तरह का होगा, यानी दो कंपनियां आकर के मिल जाएंगी आपस में, उसको कहा जाता है विलय के स्वभाव का एकीकरण। और दूसरा है क्रय के स्वभाव का एकीकरण, यानी अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो जहां पे कोई भी कंपनी का अमलगमेशन होगा और वह अमलगमेशन ऐसे होगा कि एक कंपनी क्या करेगी, दूसरे कंपनी को परचेज करके अपने में मिलाएगी, उसको कहा जाता है क्रय के स्वभाव का एकीकरण। अब इसको हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं और जान लेते हैं। पहला है विलय के स्वभाव का एकीकरण, यानी अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। जब कभी भी दो कंपनियां मिलेंगी तो उस समय जो विलय होगा उसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। जब किसी भी कंपनी का विलय के स्वभाव से एकीकरण होता है तो निम्न 5 प्रावधानों का अध्ययन किया जाता है। यानी जब कभी भी विलय की तरह होगा एकीकरण तो 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है उसके अकॉर्डिंग। जिसमें पहला है एकीकरण के बाद हस्तांतरक कंपनी की सभी संपत्तियां एवं दायित्व हस्तांतरित कंपनी के हो जाते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जब कभी भी एकीकरण होगा किसके स्वभाव से, मर्जर के स्वभाव से, यानी विलय के स्वभाव से, तो जो भी कंपनी हस्तांतरक कंपनी होगी उसके सारे के सारे एसेट और लायबिलिटीज क्या हो जाएंगे, जो भी हस्तांतरित कंपनी होगी उसके हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि जो हस्तांतरक कंपनी है वह कंपनी किसी और कंपनी में मिलाई जाती है, यानी उसने अपने आप को दे दिया किसको, हस्तांतरित कंपनी को। इस बात को समझना है। दूसरा है एकीकरण के बाद हस्तांतरित कंपनी एवं उसकी सहायक कंपनी द्वारा एकीकरण के पूर्व तक ग्रहण किए गए हस्तांतरक कंपनी के साधारण अंशों के अतिरिक्त अन्य साधारण अंशों के अंकित मूल्य के कम से कम 90% अंशधारी हस्तांतरित कंपनी के साधारण अंशधारी बन जाएंगे। यहाँ पे कहा गया है कि जब कभी भी एकीकरण यानी अमलगमेशन होगा मर्जर के बेस पर, तो जब मर्जर होगा तो जब कभी भी अमलगमेशन होगा तो इस कंडीशन में अमलगमेशन के समय जो भी हस्तांतरित कंपनी होगी उस हस्तांतरित कंपनी में जो हस्तांतरक कंपनी मिलेगा तो अमलगमेशन से पूर्व यानी एकीकरण से पूर्व जो कंडीशन रहा होगा, यानी जो भी कंपनी हस्तांतरक कंपनी मिली हुई है आकर के हस्तांतरित कंपनी में, तो उसके जो भी शेयर होल्डर्स होंगे, जो भी नॉमिनल शेयर होल्डर्स होंगे, वे उसके जो भी 90% शेयर होल्डर्स क्या होंगे, जो भी नई कंपनी बनेगी अमलगमेशन के बाद हस्तांतरित कंपनी में मिलने के बाद, तो वे सारे के सारे जो भी 90% शेयर होल्डर होंगे वो सामान्य रूप से हस्तांतरित कंपनी में बने रहेंगे। अब हस्तांतरित कंपनी क्या होती है और हस्तांतरक कंपनी क्या होती है, इसके लिए आपको अमलगमेशन का पहला वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ये आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, जो भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट है वहां पर। तीसरा है हस्तांतरक कंपनी के वे सभी साधारण अंशधारी जो हस्तांतरित कंपनी के साधारण अंशधारी बनने के लिए स्वीकृति देते हैं, उन्हें हस्तांतरित कंपनी द्वारा
अपने साधारण अंशों का निर्गमन करते हुए एकीकरण के प्रतिफल का पूर्णतः भुगतान किया जाएगा, किंतु आंशिक या खंडित अंशों का भुगतान नकदी में किया जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो भी हस्तांतरक कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी होते हैं, जब वे हस्तांतरी कंपनी में मिल जाएंगे और जब वे भी उस तरह से हस्तांतरी कंपनी में नॉर्मल शेयर होल्डर्स यानी साधारण अंशधारी बन जाएंगे, तो जब कभी भी उनके लिए अंशों का निर्गमन होगा, उसका जो प्रतिफल है उसका पूर्णतः भुगतान किया जाएगा। और यहाँ पे कहा गया है किंतु आंशिक या खंडित अंशों का भुगतान नकदी में किया जाएगा, और जो भी कुछ पैसे जिसके भुगतान किए गए हैं, जो भी आंशिक अंश हैं, उसको नकदी यानी कैश में उसका पेमेंट कर दिया जाता है। अगला चौथा कह रहा है कि हस्तांतरित कंपनी द्वारा एकीकरण के बाद हस्तांतरक कंपनी के व्यवसाय को चालू रखा जाता है, और जो भी कंपनी किसी और कंपनी को अपने में अमलगमेट करेगी, तो जिसको अमलगमेट करेगी उसका बिजनेस भी एज इट इज चलता रहता है। ये बात समझनी है हम सभी को। पांचवा है हस्तांतरित कंपनी के वित्तीय विवरणों में हस्तांतरक कंपनी की संपत्तियां एवं दायित्वों को उनके पुस्तकीय मूल्य यानी बुक वैल्यू पर प्रदर्शित किया जाता है। जब कभी भी हस्तांतरित कंपनी होगी तो उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसमें हस्तांतरक कंपनी के जो भी एसेट और लायबिलिटी होते हैं उनको बुक वैल्यू पर रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि दोनों संपत्तियों की लेखांकन नीति में कोई अंतर हो तो एकरूपता लाने के उद्देश्य से आवश्यक समायोजन यानी एडजस्टमेंट किए जाते हैं। अगर जो भी यहाँ पे अकाउंटिंग तरीके अपनाए गए हैं, अकाउंटिंग नीति, अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई गई है, अगर दोनों में डिफरेंस है तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करके एक कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, यानी क्रय के स्वभाव का एकीकरण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। जब कंपनी का विलय के स्वभाव से एकीकरण किया जाता है तो जिन शर्तों का पालन अनिवार्य होता है उनमें से पूरे या फिर किसी एक भी शर्त का पालन न होने पर उस प्रक्रिया को क्रय के स्वभाव से एकीकरण माना जाता है। यानी यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो अभी हमने पढ़ा, पांचों नियम पढ़ा, इसमें कंपनी के विलय के स्वभाव के एकीकरण में, तो इन पांचों में से कोई भी अगर एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह क्रय के स्वभाव का एकीकरण है। यानी वहां पर कंपनी ने क्या किया हुआ है, दूसरे कंपनी को खरीदा हुआ है। यानी यहाँ पर समझेंगे आप लोग कि जो भी हस्तांतरित कंपनी है उसने हस्तांतरक कंपनी को खरीदा हुआ है, अपने में मिलाया नहीं है। इन शर्तों में 5 उपरोक्त शर्तें हैं जो हमने अभी पढ़ा हुआ है। इस प्रकार के एकीकरण में किसी एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को पूर्ण रूप से क्रय कर लिया जाता है तथा आपसी समझौते के अनुसार अथवा उचित तरीके से निर्धारित किए गए क्रय प्रतिफल का भुगतान अंशों में या ऋण पत्रों में या नकदी में या इनमें से किसी एक या सभी के रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, जब कंपनी का परचेज होगा तो यहाँ पर जो भी पेमेंट होगा तमाम तरीकों से किया जा सकता है। कैश में कर सकते हैं, उसको शेयर इशू कर सकते हैं, उसको डिवेंचर इशू कर सकते हैं, या फिर हम लोग इन तीनों तरीकों को अपना सकते हैं। इस स्थिति में हस्तांतरक कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों को हस्तांतरित कंपनी द्वारा ले लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप हस्तांतरक कंपनी का व्यवसाय बंद हो जाता है। जिसको खरीदा जाएगा उसका बिजनेस पूरा का पूरा बंद हो जाएगा और हस्तांतरक कंपनी के अंशधारी हस्तांतरित कंपनी की पूंजी में कोई हित नहीं रखते हैं, और जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं किसी भी हस्तांतरक कंपनी के, वे हस्तांतरित कंपनी की पूंजी में किसी भी तरीके से अपना इंटरेस्ट या हित नहीं रखते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, हमने समझा कि कंपनियों के एकीकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इन सब के न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको सारी की सारी बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कुछ ही दिनों में व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व किए हुए, जहां मैं आपको आकर के लाइव में पढ़ाता हूं और सिखाता हूं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, लेकिन यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।